बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल अपना स्कूल। आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10 के लिए थ्योरम 9.4 जो है सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि थ्योरम जो है थोड़ा सा लेंथी भी होते हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट भी होते हैं, तो इसके लिए आपको अच्छी तरह गौर से तवज्जो से इसको देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखेंगे, तवज्जो के साथ देखेंगे, तो थ्योरम आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। बल्कि आपको मज़ीद जो है उसको तैयार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आज की लेसन के साथ ही आपको थ्योरम तैयार हो जाएगा। तो थ्योरम को आपने स्टार्ट से लेकर लास्ट तक जो है तवज्जो के साथ देखना है और समझना है। तो आइए थ्योरम 9.4 जो है सॉल्व करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। जैसा कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि थ्योरम की स्टेटमेंट में दो पार्ट होते हैं। एक हमारे पास गिवन पार्ट होता है और दूसरा टू प्रूव पार्ट होता है। यानी इफ़ वाली स्टेटमेंट जो होती है वो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट होती है और देन वाली स्टेटमेंट जो होती है वो हमारे पास टू प्रूव होती है। तो आइए हम थ्योरम में देखते हैं कि इफ़ वाली स्टेटमेंट कौन सी है और देन वाली स्टेटमेंट कौन सी है। तो हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, इफ़ टू कोड ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। यानी इफ़ की स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक है, इफ़ टू कोड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। और से इसको समझें तो ये कह रहा है कि अगर एक सर्कल के दो कोड जो हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, यानी एक सर्कल है, एक दायरा है, उसके दो कोड हैं और आपस में वो दोनों कोड जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं, देन दे विल बी, तब दे विल वो होंगे, बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, उनका फासला सेंटरों से बराबर होगा, यानी वो मुसावियल फासला होंगे सेंटर से। तो इस थ्योरम को अगर गौर से समझे तो इसके दो पार्ट, पहला पार्ट जो है हमारे पास इफ़ और दूसरा हमारे पास देन। इफ़ वाली जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है और देन वाली जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास टू प्रूव है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम हम जो है गिवन स्टेटमेंट को पढ़कर बनाएंगे। इफ़ टू कोड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब है कि सबसे पहले हमारे पास एक सर्कल होना चाहिए और उसके कोड्स जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये देखें, हम सबसे पहले एक सर्कल ड्रा करेंगे। ये सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया और ये सर्कल का जो सेंटर है इसको हम ओ का नाम दे देते हैं। और ये हमारे पास ये दो कोड और ये दोनों जो हैं हमारे पास कॉन्ग्रुएंट कोड्स हैं। कॉन्ग्रुएंट कोड से मुराद जो हैं ये सिमिलर भी हैं, एक जैसे भी हैं और इक्वल भी हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट कोड। तो इनके नाम हमारे पास ये ए है, ये बी, ये ए बी कोड है और ये हमारे पास सी डी कोड है। अब गौर से देखें, जो हमने गिवन स्टेटमेंट पढ़ा वो ही हमने डायग्राम ड्रा कर दी। बिल्कुल जो आपने गिवन स्टेटमेंट पढ़ा है वो ही आपके पास डायग्राम है और जितने भी आपके पास थ्योरम होते हैं जो गिवन आप पढ़ते हो डायग्राम उसी में आपको मिलेगी। यानी इफ़ टू कोड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी एक सर्कल है उसके दो कोड हैं और वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, वो हमने शो कर दिया है। अब इसका गिवन भी लिखेंगे, वो ही लिखेंगे जो हमने डायग्राम डाली है या इफ़ वाली स्टेटमेंट पढ़ी है, तो वही हम इसका गिवन भी लिखेंगे। गिवन हमारे पास है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, अ सर्कल with
सेंटर ओ, एक सर्कल जिसका मरकज़ ओ है। ए एंड ए बी एंड सी डी आर टू congruent कोड। ए बी और सी डी दो कॉन्ग्रुएंट कोड हैं, ये भी हमने गिवन में लिख दिया। अब हमारे पास टू प्रूव क्या है? टू प्रूव हमारे पास ये है, देन दे विल बी इक्वल डिस्टेंस, यानी इन दोनों का फासला फ्रॉम द सेंटर से मुसावियुल फासला होगा, यानी बराबर होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का फासला और यहाँ से यहाँ तक का फासला बराबर हमने प्रूफ करना है। तो लिखेंगे टू प्रूफ स्टेटमेंट में हमारे पास है ए बी, यानी ए बी कोड एंड सी डी, ये दोनों कोड जो हैं आर हैं इक्वल डिस्टेंस मुसावियुल फासला फ्रॉम द सेंटर ओ, यानी सेंटर ओ से इनका फासला बराबर है। यहाँ तक ये दोनों बातें आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि ये दोनों बातें जो है हमारे पास स्टेटमेंट में मौजूद हैं। यानी सबसे पहले गिवन हमारे पास ये है कि एक सर्कल है जिसका मरकज़ ओ है और ए बी और सी डी जो है ये दोनों इसके कॉन्ग्रुएंट कोड हैं। यानी आ सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी एंड सी डी आर टू कॉन्ग्रुएंट कोड। टू प्रूव ये है ए बी एंड सी डी आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ओ, यानी ये दो जो कॉन्ग्रुएंट कोड्स हैं इन दोनों का फासला जो है सेंटर से मुसावी है। अब हमारे पास है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हम इस तरह करेंगे कि ये हमारे पास जो सेंटर ओ है इसको ए के साथ भी ज्वाइन करेंगे और सी के साथ भी ज्वाइन करेंगे। ओ को हमने ए और सी दोनों के साथ ज्वाइन कर दिया। ओ को आप यहाँ लिखते हैं, ओ को हमने ए और सी के साथ ज्वाइन कर लिया। और कंस्ट्रक्शन में मज़ीद क्या करेंगे, ओ से ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और इसी तरह ओ से सी डी पर भी हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। देखें, ये ओ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है ए बी पर और एक हमने ड्रा किया है सी डी पर। यहाँ से ये हमारे पास ओ ई और यहाँ से ओ एफ, ये दो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं। इस तरह ये एंगल ए ई ओ सी एफ ओ ये दोनं हमारे पास राइट एंगल हैं, यानी एंगल ई और एंगल एफ जो हैं ये हमारे पास राइट एंगल हैं। क्यों कि ओ ई जो है ए बी पर राइट बाइसेक्टर है और इसी तरह ओ एफ जो है सी डी पर राइट बाइसेक्टर है। जैसा कि आपको पहले भी हम बता चुके हैं, जब भी किसी कोड या किसी लाइन पर राइट बाइसेक्ट करता है तो उस कोड के वो दो बराबर हिस्से कर देता है, यानी बाइसेक्ट कर देता है, उसके दो बराबर हिस्से कर देता है। तो अब हम कंस्ट्रक्शन में जो काम हमने कंस्ट्रक्शन में किया है वो हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। सबसे पहले हमने किया जॉइन ओ टू ए एंड बी। सबसे पहले हमने ओ को ए एंड बी ए और सी के साथ जॉइन किया। उसके बाद हमने एंड आल्सो ड्रा परपेंडिकुलर
OE and OF on AB and CD। यानी हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में क्या किया, जॉइन O टू A एंड C, O को हमने A और C के साथ जॉइन किया, एंड आल्सो ड्रा परपेंडिकुलर OE एंड OF। OE और OF जो है हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए, किस पर किए, ऑन AB एंड CD, AB कोड और CD कोड पर ड्रा किए। तो ये तीन चीज़ें हमारे पास हो गई गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन डायग्राम। उम्मीद है कि यहाँ तक आप तमाम बातों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। कोई भी आप लोगों को अवाम हो तो एक बार फिर से देखें। जब तक आप अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे आपको आगे वाले थ्योरम भी नहीं आएंगे, कोई थ्योरम भी आपको अच्छी तरह समझ नहीं आएगा। आप उसी तरह एग्ज़ाम में रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे। रट्टा लगाने की कोशिश नहीं करना बल्कि इसको अच्छे तरीके से समझना है। ये आपको, अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो इसलिए आपने इसको रट्टा नहीं लगाना बल्कि अच्छे तरीके से समझना है, टेक्निकल तरीके से। अब हम अपने थ्योरम को प्रूफ करेंगे। यानी प्रूफ में हमारे पास क्या चीज़ आती है, प्रूफ में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है स्टेटमेंट और एक है उसका रीज़न। यानी हम जो स्टेटमेंट देंगे वही साथ उसका रीज़न भी देंगे। बग़ैर रीज़न के कोई स्टेटमेंट नहीं होती। यानी कहने से मुराद ये है कि अगर कोई आप बात करते हैं तो जिस बात की कोई वजूहात नहीं होती या कोई रीज़न नहीं होता वो बात नहीं होती, उसको आप बात नहीं कह सकते, उसको गाली कह सकते हैं, बात नहीं हो सकती। जो बात इंसान करता है उसकी कोई ना कोई वजूहात ज़रूर होती हैं, यानी उसका रीज़न ज़रूर होता है। रीज़न के बग़ैर कोई बात नहीं होती। तो इसी तरह हम जो स्टेटमेंट देंगे साथ उसका रीज़न देंगे कि ये बात इस तरह है। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। तो ये इस कॉलम में हम लिखेंगे स्टेटमेंट और इसमें हम लिखेंगे रीज़न। अब हम थ्योरम को डायग्राम से मैं आपको बताता हूँ कि मेरे जहन में क्या बात है, मैं क्या कोशिश करूँगा। थ्योरम को देखकर इंसान जो है उसके पूरे स्ट्रक्चर तक इंसान पहुँच जाता है। अगर आप 20 तरह सीखते जाओगे तो हर काम आपको समझ आ जाएगा कि इसमें मुझे करना क्या है। अगर गौर से देखें तो मैं इस थ्योरम को प्रूव किस तरह करूँगा। आप देख रहे हैं कि आपको दो ट्राइंगल नज़र आ रही हैं। एक ट्राइंगल है AOE और दूसरी ट्राइंगल है COF। दो ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों क्रॉसपाउंडिंग ट्राइंगल हैं। यानी AOE और COF ये दोनों क्रॉसपाउंडिंग ट्राइंगल हैं। अगर मैं इन दोनों को बराबर साबित कर लूँ, इन दोनों को अगर मैं बराबर साबित कर लूँ तो ये भी साबित हो जाएगा कि OE और OF भी आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये साबित करना था कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का फासला बराबर है। ये साबित करना है। तो जब ये दोनों ट्राइंगलें बराबर हो जाएं तो ये भी इनकी क्रॉसपाउंडिंग साइड है, ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित हो जाएं। लेकिन यहाँ पर मसला क्या है कि इन दोनों ट्राइंगलों को मैं कॉन्ग्रुएंट तो साबित करूंगा, लेकिन मुझे एक मसला पेश आ रहा है। मसला ये पेश आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, दो ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट साबित करने के लिए क्योंकि एक ट्राइंगल के भी 6 पार्ट होते हैं, दूसरी ट्राइंगल के भी 6 पार्ट होते हैं, यानी 3 साइडें और 3 एंगल। दोनों ट्राइंगलों के 6 पार्ट हैं। अगर दोनों ट्राइंगलों के 3 क्रॉसपाउंडिंग पार्ट्स जो हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित हो जाएं तो हम कहते हैं कि ये दोनों ट्राइंगलें भी कॉन्ग्रुएंट हैं। यानी ये साइड इस साइड के क्रॉसपाउंडिंग है, ये साइड जो है इसके क्रॉसपाउंडिंग है, ये एंगल इसके क्रॉसपाउंडिंग है, ये एंगल जो है इसके क्रॉसपाउंडिंग है और ये साइड जो है इस साइड के। तो हमने जो है क्रॉसपाउंडिंग साइडों को जो है या एंगलों को आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित करना है, जिसका नाम लेंगे साथ उसका रीज़न भी देंगे। तो आप देखते हैं कि क्या वजह है कि अब भी मैं इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट साबित नहीं कर सकता। वजह यह है कि
मुझे तीन पार्ट इस ट्राइंगल के, 3 पार्ट इस ट्राइंगल के चाहिए, जबकि मेरे पास दो पार्ट जो हैं इन दोनों ट्राइंगलों में से कांग्रुएंट साबित कर सकता हूँ, विद रीज़न कि तीसरा पार्ट मुझसे यहाँ प्रूव नहीं हो पा रहा। तो इसलिए अभी मैं इन दोनों ट्राइंगलों को कांग्रुएंट साबित नहीं कर सकता। कैसे? देखें, मैं कह रहा हूँ कि ओ ए ओ सी यानी ये दोनों, ये क्रॉसपोंडिंग साइड्स जो हैं आपस में बराबर हैं। एक इस ट्राइंगल का हिस्सा है, एक इस ट्राइंगल का हिस्सा है। मैं इसका रीज़न दे सकता हूँ कि ये सेंटर से दायरे के एक पॉइंट तक का फासला, यानी ये एक रेडियस है तो ये भी रेडियस है, तो एक ही सर्कल के रेडियस जो हैं वो हमेशा आपस में बराबर होते हैं। अब दूसरी बात कि ओ ई ए बी पर और ओ एफ जो है सी डी पर जो है राइट बाइसेक्टर यानी परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, तो ये एंगल यहाँ ये भी 90 का है तो ये भी 90 का है, ये दोनों क्रॉसपाउंडिंग एंगल ये भी 90 के हैं, यानी ये एक इस ट्राइंगल का है, इस ट्राइंगल का है, तो ये भी दोनों 90 के हैं, तो ये भी प्रूव हो सकते हैं। दो पार्ट हो जाते हैं। अब ओ ई ये साइड रह जाती है और ये साइड इस साइड के साथ और ये साइड इस साइड के साथ, तो इनको तो मैंने प्रूव करके बताना है, इनकी तो मैं बात ही नहीं कर सकता। अब बात आ गई ए ई और सी एफ, ये दोनों साइडों को मैं बराबर नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास रीज़न नहीं है। जब तक मेरे पास रीज़न नहीं होगा मैं इन दोनों को इक्वल नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे ये दोनों आपस में इक्वल चाहिए। जब तक ये इक्वल नहीं होती मैं दोनों ट्राइंगलों को कांग्रुएंट साबित नहीं कर सकता। तो अब मैं कोशिश करूँगा ए ई और सी एफ को आपस में कांग्रुएंट साबित कर दूँ। तो आइए यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट लेंगे कि ओ ई जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर और ओ एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी पर। यानी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ओ ई राइट बाइसेक्टर है ए बी पर एंड ओ एफ जो है वो राइट बाइसेक्टर है सी डी पर। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब भी दायरे के सर्कल से, ये हमारे पास क्या है, अभी हमने ये जो लिखा है ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन से हासिल किया है, पहले ये थ्योरम के स्टेटमेंट में नहीं था, ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। तो ये कंस्ट्रक्शन है, इसका रीज़न हमने लिख दिया कंस्ट्रक्शन। अब गौर से देखें तो जब भी किसी दायरे के सेंटर से, क्योंकि ये थ्योरम हम 9.2 और 3 में प्रूव कर चुके हैं, कब जब भी किसी दायरे के सेंटर से राइट बाइसेक्टर ड्रा किया जाए तो वो कोड के 2 बराबर हिस्से कर देता है, यानी कोड का बाइसेक्ट कर देता है, यानी उसके 2 बराबर हिस्से कर देता है। तो ओ ई जो है, यानी अगर यहाँ से देखें तो ओ ई जो है वो राइट बाइसेक्टर है ए बी पर, तो ए बी के उसने 2 हिस्से कर दिए हैं, ए ई एंड ई बी, ए ई एंड ई बी, ये 2 हिस्से कर दिए हैं। तो हम इसको यहाँ लिखेंगे, जब ओ ई जो है राइट बाइसेक्टर है ए बी पर, तो तब ए ई कांग्रुएंट है ई बी के, एंड इसी तरह ओ एफ जो है ये राइट बाइसेक्टर है सी डी पर, तो वहाँ पर भी जो सी डी सी एफ जो है वो कांग्रुएंट है एफ डी के। यानी अगर डायग्राम में देखें तो ओ एफ जो है सी डी पर राइट बाइसेक्टर है, तो ये इस साइड के 2 हिस्से हैं, तो सी एफ इक्वल है एफ डी के। तो ये हमने इस तरह ये लिख दिया, इस बात को देखकर हमने ये लिखा और इस बात को देखकर हमने ये लिखा। अब इसका रीज़न वही जो अभी हमने कहा है कि जब कि किसी सर्कल के सेंटर से राइट बाइसेक्टर ड्रा किया जाता है तो वो कोड को बाइसेक्ट कर देता है, यानी या 2 बाइसेक्ट से मुराद है नासफ, उसके 2 बराबर हिस्से कर देता है। तो अब इसका रीज़न इसी तरह हम लिखेंगे। रीज़न है जी हमारे पास परपेंडिकुलर फ्रॉम द center
of the circle of a circle on a chord bisect it. यानी जब भी किसी सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है, यानी कोड के दो बराबर हिस्से कर देता है। इसका रीज़न भी हमने लिख लिया। अब अगर गौर से देखें तो इन ए और ई बी को आपस में सम किया जाए तो वो ये इक्वल हो जाएंगे इन दोनों के सम के। क्या वजह है कि इन दोनों को सम करें तो ये इक्वल हो जाएंगे इन दोनों के सम के? वजह ये है कि इन दोनों को जमा करेंगे तो पूरी एक लाइन ए बी बन जाएगी, और इसी तरह इन दोनों को जमा करेंगे तो सी डी बन जाएगा। तो ये हमारे पास ए बी और सी डी जो हैं ये आपस में कांग्रुएंट कोड हैं। तो इस तरह ये दोनों जो हैं इनको सम किया जाए तो ये आपस में इक्वल आएंगे। यानी सबसे पहले हम इसको इस तरह शो कर देते हैं, बट ए बी कांग्रुएंट है सी डी के, यानी ए बी और सी डी कांग्रुएंट हैं। तो ये हमने गिवन में लिखा था कि ये कांग्रुएंट कोड हैं, तो ये हमारे पास क्या है, गिवन। अगर ये कांग्रुएंट कोड हैं तो फिर इनको हम इस तरह लिख सकते हैं, ए ई मैयर ए ई प्लस मैयर ई बी इजिकल टू, यानी कांग्रुएंट हैं मैयर सी एफ प्लस मैयर एफ डी के। ये हमारे पास सेगमेंट एडिशन है। इसका रीज़न हम ये से दे सकते हैं कि हमने सेगमेंट को ऐड करने की कोशिश की है, ये सेगमेंट एडिशन है। इसका रीज़न आप ये से दे सकते हैं, सेगमेंट एडिशन। अब अगर इसको देखें तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मैयर ए ई प्लस मैयर ई बी की जगह हम लिखते हैं ए ई। क्या वजह है कि इस जगह हमने ई बी लिखा है और नीचे हमने इस ए ई को तो उसी तरह लिखा है, इस ई बी की जगह हमने ए ई लिख दिया है। वजह यह है कि यहाँ ये देखें हमने लिखा है कि ए ई इक्वल है ई बी के, यानी ये आपस में कांग्रुएंट है। तो इसकी जगह हम इसको शो कर सकते हैं और इसकी जगह हम इसको शो कर सकते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर हमने ई बी की जगह ए ई को ही शो कर दिया है। इसी तरह ये कांग्रुएंट है मैयर सी एफ, ये सी एफ को हमने उसी तरह लिखा है, प्लस एफ डी की जगह फिर हमने सी एफ लिख दिया। क्या वजह है कि एफ डी की जगह सी एफ लिखा है? ये देखें, ये सी एफ जो है एफ डी के इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि एफ डी की जगह हम सी एफ लिख सकते हैं। तो यही इसका रीज़न देंगे कि हमारे पास जो ए ई जो है वो कांग्रुएंट है ई बी के, एंड जो सी एफ जो है वो कांग्रुएंट है किसके, एफ डी के। तो यही इसका रीज़न है, इसी वजह से हमने ई बी की जगह ए ई लिखा है। अब अगर गौर से देखें तो यहाँ ए ई प्लस ए ई, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 ए ई प्लस इन दोनों को ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया 2 ए ई। कांग्रुएंट हैं तो ये दोनों भी सी एफ प्लस सी एफ है, तो यहाँ भी हमारे पास आ जाएगा 2 मैयर सी एफ। ये देखिए दोनों तरफ 2 है, तो 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर दें, यानी ये 2 2 से
कट जाएगा। तो यहाँ इसका रीज़न आप लिख सकते हैं, डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय 2, यानी दोनों साइडों को हमने 2 से डिवाइड किया है। अब अगर गौर से आप देखें तो आपको क्या नज़र आ रहा है, मेजर ए ई कांगुरेंट है मेजर सी एफ के। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड। हमने साबित कर लिया कि ये दोनों साइडें आपस में बराबर हैं, यानी हमने ये साबित कर लिया कि ए ई और सी एफ भी आपस में बराबर हैं। एक बार फिर नज़र दुलाएं तो आपको हम बताते हैं, जैसे कि हमने कहा कि ओ ई जो है वो राइट बाइसेक्टर है ए बी पर, और ओ एफ जो है वो राइट बाइसेक्टर है सी डी पर। आपने ये सारी बातें पढ़ने के साथ साथ डायग्राम को भी देखना है कि ये क्या कह रहा है, ये इस तरह है, ये इस तरह है, तब आपको जाकर समझ आएगी। अगर ओ ई जो है राइट बाइसेक्टर है ए बी पर, तो इसका मतलब ये है उस कोड के दो हिस्से हो जाते हैं, ए ई कांगुरेंट है ई बी के, इसी तरह सी एफ जो है कांगुरेंट है एफ डी के। और इसका साथ रीज़न भी दिया है कि ये सूरत ऐसे क्यों है, तो उसका रीज़न दिया है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कोड बाइसेक्टेड। जब भी किसी सर्कल के सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो किसी कोड पर, तो उसका वो बाइसेक्ट कर देता है, यानी उसके दो बराबर हिस्से कर देता है। नीचे हमने कहा कि बट हमें मालूम है कि ए बी और सी डी जो हैं ये कांग्रुएंट हैं, ये आपस में बराबर हैं, तो ये हमने इसका रीज़न दिया गिवन। अब हमने कहा कि ए बी जो है सी डी के कांग्रुएंट है, तो इसके ये दोनों पार्टों को सम किया जाए, तो इसके दोनों पार्टों को सम किया जाए तो ये भी कांग्रुएंट होंगे। तो इसको हमने लिखा सेगमेंट एडिशन। और इसके बाद हमने इसको दोबारा जब लिखा तो ए ई को उसी तरह लिखा, ई बी की जगह ए ई लिखा। क्यों लिखा, ए ई और ई बी आपस में इक्वल हैं। इसी तरह हमने सी एफ को उसी तरह लिखा और एफ टी की जगह हमने फिर सी एफ लिखा। क्यों, एफ और सी एफ जो हैं आपस, एफ डी और सी एफ आपस में इक्वल हैं। जब ये सूरत हाल हमारे पास आई तो हमने देखा ए ई प्लस ए ई, तो ये हमारे पास 2 मेजर ए ई बन रहा है। इसी तरह मेजर सी एफ प्लस मेजर सी एफ, तो ये हमारे पास प्लस 2 मेजर सी एफ बन रहा है। तो ये 2 हमारे पास दोनों तरफ था, तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गया। यह कह सकते हैं कि 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो हमने इसका रीज़न दिया डिवाइड बोथ साइड बाय 2। तो इस तरह ये हमारे पास ए ई जो है कांग्रुएंट है सी एफ के। तो ये प्रूव्ड हो गया कि ए ई और सी एफ जो है ये दोनों साइडें आपस में कांग्रुएंट हैं। अब हम जाएंगे उन दोनों ट्राइंगलों को प्रूव करने के लिए। अब अगर हम इन दोनों ट्राइंगलों को अगर आपस में बराबर साबित कर लेते हैं तो फिर ये फासले भी आपस में बराबर हो जाएंगे जिनको हमने प्रूव करना है। तो नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। इसी तरह हमने कॉलम बनाया है, एक हिस्से में स्टेटमेंट और दूसरे में हमारे पास रीज़न। अब हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल्स है हमारे पास ए ओ ई और दूसरी ट्राइंगल है सी ओ एफ। ये हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं। तो ये दोनों ट्राइंगलें जो हैं हमारे पास क्रॉसपाउंडिंग है। ट्राइंगल ए ओ ई क्रॉसपाउंडिंग है ट्राइंगल सी ओ एफ के। ये दोनों ट्राइंगलें जो हैं क्रॉसपाउंडिंग है। अब सबसे पहले हम ये ओ ए और ओ सी आपस में बराबर है। गौर से देखें तो ओ ए जो है इस ट्राइंगल की साइड है और ओ सी जो है इस ट्राइंगल की साइड है, तो ये दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं। तो इसका रीज़न भी साथ देंगे, यानी मेजर ओ ए कांग्रुएंट है मेजर ओ सी के। इसका रीज़न क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, यानी एक ही दायरे के रेडियस हैं।
इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि एक दायरे के जितने भी रेडियस होंगे वो आपस में बराबर होते हैं। अब मेजर एंगल ए ई ओ, या इस तरह भी कह सकते हैं ओ ई ए, या मेजर एंगल ई भी ले सकते हैं। इसी तरह सी एफ ओ या ओ एफ सी, यानी ई और एफ को मिड में रखना है तो आपने इस तरह लिखना है मेजर एंगल ए ई ओ कांगुरेंट है मेजर एंगल सी एफ ओ के। ये दोनों आपस में क्या हैं, कांगुरेंट हैं। क्या वजह है कि ये आपस में कांगुरेंट हैं, इसकी वजह भी हमने बतानी है। इसका रीज़न क्या है, जैसा कि हमने बताया था कि ये 90 के एंगल हैं, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, दोनों 90 के हैं तो दोनों आपस में इक्वल हैं। इसका रीज़न है बोथ आर राइट एंगल, बोथ आर राइट एंगल्स। अब ये देखें आपके सामने ये दो पार्ट जो हैं इस ट्राइंगल का हिस्सा हैं, यानी ये दोनों पार्ट जो हैं ये दोनों इस ट्राइंगल का हिस्सा हैं और ये दोनों इस ट्राइंगल का हिस्सा हैं। ये आपस में कांग्रुएंट साबित हो चुके हैं। एक ही पार्ट हमें मज़ीद और चाहिए क्योंकि हमें तीन पार्ट चाहिए, 3 पार्ट एक ट्राइंगल के, 3 पार्ट दूसरी ट्राइंगल के। तो उसमें हमारे पास है तीसरा पार्ट, हमारे पास है मेजर ए ई कांग्रुएंट है सी एफ के, और ये अभी हमने प्रूव्ड किया है। और से देखें तो ये हमने प्रूव्ड किया है कि ये दोनों साइडें भी आपस में, यानी कि ये पहले से प्रूव्ड हम कर चुके हैं कि ए ई और सी एफ आपस में बराबर हैं। तो इसका रीज़न हम लिखेंगे प्रूव्ड। अब हम देख रहे हैं कि ये 3 पार्ट और ये 3 पार्ट आपस में इक्वल हैं, तो लिहाजा ये 3 पार्ट जो हैं इस ट्राइंगल का हिस्सा हैं और ये 3 पार्ट जो हैं इस ट्राइंगल का हिस्सा हैं। तो ये 3 पार्ट आपस में कांग्रुएंट साबित हो गए, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में कांग्रुएंट्स हैं। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए ओ ई कांग्रुएंट है ट्राइंगल सी ओ एफ के। तो इसका रीज़न क्या है, साइड एंगल, साइड इज इक्वल टू साइड एंगल साइड, यानी एक ट्राइंगल के दो साइड्स और एक एंगल और दूसरी ट्राइंगल की 2 साइडें और एक एंगल आपस में कांग्रुएंट साबित हो चुके हैं। अब दोनों ट्राइंगलें कांग्रुएंट हो चुकी हैं तो बाकी जो इनकी क्रॉसपाउंडिंग साइड हैं या एंगल हैं वो भी आपस में कांग्रुएंट साबित हो जाते हैं। तो लिहाजा अब हमारे पास जो साइड हमने प्रूव करनी है तो और से देखें ओ ई जो है इस ट्राइंगल की साइड है और ओ एफ जो है इस ट्राइंगल की साइड है, ये दोनों क्रॉसपाउंडिंग साइड हैं। तो लिहाजा ये भी दोनों आपस में इक्वल हो चुकी हैं। तो हम लिखेंगे ओ ई कांग्रुएंट है ओ एफ के। क्या वजह है कि ये भी कांग्रुएंट हैं, ये क्रॉसपाउंडिंग साइड हैं, ये क्रॉसपाउंडिंग साइड हैं। corresponding sides of congruent triangles। यानी ट्राइंगल जो है वो कांग्रुएंट हो गई हैं तो उनकी क्रॉसपाउंडिंग साइड्स हैं वो भी आपस में इक्वल हैं। तो ये था जी थ्योरम हमारे पास 9.4। अगर इस थ्योरम को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो समझ लें कि आप 9.5 भी अच्छे तरीके से समझ लेंगे, क्योंकि ये दोनों थ्योरम जो हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो एक थ्योरम को आप सीख लें तो दूसरा थ्योरम भी आपके लिए आसान हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से देखेंगे। जहाँ से आपको समझ ना आए तो फिर से भी गुजारिश कर सकते हैं, लेकिन आप इसको बार बार देखें तो आप